भी अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा असाइनमेंट बनाने में कितना ज़्यादा समय लगता है। ऊपर से अगर किसी भी सब्जेक्ट का असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाता है तो ऐसे में बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो अब मैं आपको एक एक रीज़न बताता हूँ कि किन कारणों की वजह से आपका असाइनमेंट रिजेक्ट किया जा सकता है, ताकि आप ये गलती ना करें। तो देखिए, इग्नू में जो असाइनमेंट रिजेक्ट किया जाता है उसका जो सबसे पहला रीज़न होता है जिसकी वजह से ज़्यादातर स्टूडेंट का असाइनमेंट रिजेक्ट होता है, वो होता है डिफरेंट हैंड राइटिंग। अब ये होता कैसे है इसको भी आप समझ लीजिए, ताकि आप ये गलती ना करें। मान लीजिए कि आप असाइनमेंट बनाते हैं जिसमें कि 4 पेज आपने खुद लिखा और 4 पेज या फिर 2 पेज या फिर 1 पेज किसी और से लिखवाते हैं, छोटे भाई बहन से या फिर बड़े भाई बहन से। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका 2 हैंड राइटिंग हो जाता है, एक आपका और एक अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति से लिखवाते हैं तो उसका। तो 2 हैंड राइटिंग होने की वजह से भी आपका असाइनमेंट जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे में आपको ध्यान इतना रखना चाहिए कि अगर आप असाइनमेंट बनाते हैं तो जितना भी आप असाइनमेंट बनाते हैं जितने भी सब्जेक्ट का, तो उसमें सभी हैंड राइटिंग जो है सेम होना चाहिए, सभी जो है आपके हाथों के द्वारा ही लिखा जाना चाहिए। तो ऐसे में आपका असाइनमेंट रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। बाकी अलग अलग हैंड राइटिंग रहेगा तो आपका असाइनमेंट रिजेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद दूसरा रीजन क्या होता है, नॉट कंप्लीटेड मिनिमम ड्यूरेशन। यानी कि मान लीजिए कि जब आप इग्नू में एडमिशन लेते हैं तो अगर आपका ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है तो 1 साल बाद आपको असाइनमेंट सबमिट करना होता है, और अगर आपका सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है या फिर सर्टिफिकेट का प्रोग्राम है तो आपको 6 महीना बाद असाइनमेंट सबमिट करना होता है। और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डेट आगे पीछे हो सकती है। तो ऐसे में क्या होता है कि समय पूरा होने से पहले ही आप असाइनमेंट को बना करके सबमिट कर देते हैं, तो ऐसे में भी जो आपका असाइनमेंट है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। तो इसका एक सॉल्यूशन यही है कि आप चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। आपको कब असाइनमेंट सबमिट करना होता है ये आपको हमारे चैनल के माध्यम से टाइम से पहले ही आपको बता दिया जाता है। तो एक ये भी रीजन है कि अगर आप समय से पहले असाइनमेंट को सबमिट करते हैं तो आपका असाइनमेंट जो है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा रीजन क्या है, कोर्स नॉट रजिस्टर्ड। यानी कि आपके पास जो भी सब्जेक्ट है, आप अपने सब्जेक्ट का तो असाइनमेंट बनाते ही है, इसके अलावा जो आपके सब्जेक्ट से जो भी मिलता जुलता सब्जेक्ट है उसको भी आप बना करके सबमिट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन होता कैसे है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए आते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपका हिस्ट्री ऑनर्स है तो हिस्ट्री ऑनर्स में अलग अलग सब्जेक्ट कोड यहाँ पर दिया हुआ रहता है, और आपके सब्जेक्ट से मिलता जुलता हुआ आपको कुछ भी दिखता है तो ऐसे में आप दूसरा भी बना करके सबमिट कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना होता है। आप जब स्टूडेंट मैनेजमेंट पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट है, और आपके पास जो सब्जेक्ट रहता है उसी का असाइनमेंट बना करके आपको सबमिट करना होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि आपके पास जो भी सब्जेक्ट है उसी का असाइनमेंट बना करके आपको सबमिट करना होता है। इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का असाइनमेंट बना करके सबमिट करते हैं तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद चौथा रीजन क्या है कि जो आपका कोर्स कोड है, या तो आप इसको गलत लिखते हैं या फिर आप इसको लिखते ही नहीं है। यहाँ पर ये आपको लिखना कहाँ पर होता है, देखिए जो आपका असाइनमेंट का फ्रंट पेज होता है यहाँ पर आपको कोर्स कोड लिखना होता है। तो आप में से बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि कोर्स कोड ही गलत लिख देते हैं या फिर लिखते ही नहीं है। किस कंडीशन में नहीं लिखते हैं, आप में से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो फ्रंट पेज को खुद बनाते हैं अपने हाथों से। तो ऐसे में आप जो है कुछ चीजें यहाँ पर मिस कर देते हैं, तो इसके वजह से भी जो आपका असाइनमेंट है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। तो आपको करना क्या है, जो फ्रंट पेज है ये वाला है या फिर कोई दूसरा है जिसमें सभी डिटेल मेंशन हो, वो फ्रंट पेज का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और उसके बाद आप इसको फिलअप कीजिए। और आपके पास कोर्स कोड क्या है, यानी कि सही कोर्स कोड आप कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि सब्जेक्ट कोड। तो आप स्टूडेंट मैनेजमेंट पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर ये आपको सब्जेक्ट कोड बता दिया जाता है कि आपके पास क्या सब्जेक्ट है जिसका असाइनमेंट बना करके आपको सबमिट करना होगा। तो सब्जेक्ट कोड आपको सही लिखना होता है, अगर गलत लिखते हैं तो आपका जो असाइनमेंट है वो रिजेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि कोर्स कोड से ही पता चलता है कि आपने कौन से विषय का असाइनमेंट सबमिट किया है। उसके बाद यहाँ पर पांचवा रीजन क्या है, प्रोग्राम कोड रॉन्ग, या फिर आप प्रोग्राम कोड लिखते ही नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, फ्रंट पेज को खुद ही बनाते हैं या फिर फ्रंट पेज को आप जब बनाते हैं तो वहां पर सभी डिटेल्स नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम का टाइटल दिया हुआ रहता है, यहाँ पर प्रोग्राम टाइटल के साथ साथ, यानी कि अगर आप एमए हिस्ट्री कर रहे हैं तो मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री लिखेंगे और ब्रैकेट में आपको कोड भी लिखना होता है। तो वो चीजें यहाँ पर आपको प्रॉपर बताना होता है। अब आप इसको निकाल कैसे सकते हैं कि जो आपका प्रोग्राम कोड है वो है क्या, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल है, ये है कि आपको गूगल पर आना है और आप जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि इग्नू बीए इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे, सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये आपको बता दिया जाता है कि आपका क्या प्रोग्राम कोड है।
और यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे, यानी कि यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको बताया जाता है कि आपका प्रोग्राम कोड क्या है। असाइनमेंट को रिजेक्ट करने का एक और रीजन है, वो है आपका रॉन्ग स्टूडेंट नेम और नेम नॉट मेंशन ऑन द फ्रंट पेज। यहाँ पर आप क्या गलती करते हैं कि आपका जो नाम है वो आप फ्रंट पेज पर गलत लिखते हैं। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर नाम लिखना होता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया अगर आप फ्रंट पेज अपने हाथों से बनाते हैं तो ऐसे में आप कुछ चीजें मिस कर देते हैं। तो यहाँ पर जो नाम वाला ऑप्शन है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये भी आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर आपको नाम कौन सा लिखना है, जो आपके आईडी कार्ड पर आपका नाम लिखा गया है वही नाम यहाँ पर आपको फ्रंट पेज में देना होता है। स्पेलिंग वगैरह सही होना चाहिए और नाम लिखना भी जरूरी है। तो अगर आप नाम वगैरह गलत लिखते हैं या फिर आप नाम लिखते ही नहीं है तो ऐसे में भी आपका जो असाइनमेंट है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आता है, यानी कि एक और रीजन है, वो है रॉन्ग इनरोलमेंट नंबर। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि इनरोलमेंट नंबर भला कौन गलत लिख सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा इनरोलमेंट नंबर लिखने में आप कैसे गलती कर सकते हैं। देखिए, जब आप इग्नू में एडमिशन लेते हैं तो एक तो आपको कंट्रोल नंबर दिया जाता है और एक इनरोलमेंट नंबर दिया जाता है। तो फ्रंट पेज पर यानी कि जब आप असाइनमेंट को सबमिट करते हैं तो यहाँ पर आपको इनरोलमेंट नंबर लिखना होता है। अगर आप कंट्रोल नंबर लिखते हैं तो आपका असाइनमेंट रिजेक्ट किया जा सकता है। तो ध्यान रखिए, जो आपका सही इनरोलमेंट नंबर है वो आपके इग्नू के आईडी कार्ड पर लिखा हुआ रहता है, 9 अंकों का होगा या फिर 10 अंकों का होगा। उसके बाद जो अगला रीजन है वो है रॉन्ग रीजनल सेंटर नेम और कोड। यहाँ पर देखिए जो आपका असाइनमेंट का फ्रंट पेज होता है इस पर आपको रीजनल सेंटर का, यहाँ पर देखिए रीजनल सेंटर का कोड और नाम लिखना होता है। और ये जो है या तो आपको मिलता नहीं है या फिर आप इसको सही से लिखते नहीं है। तो देखिए आपको मिलेगा कहाँ पर, जब आप स्टूडेंट मैनेजमेंट पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको बता दिया जाता है रीजनल सेंटर, और यहाँ पर पहले तो कोड लिखा हुआ रहता है, उसके बाद नाम लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पर जैसा लिखा गया है वैसा सेम टू सेम यहाँ आपका जो फ्रंट पेज रहता है रीजनल सेंटर कोड नेम यहाँ पर आपको लिखना होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि जो आपका रीजनल सेंटर का कोड है और जो नाम है वो आपको सही लिखना होता है, अदरवाइज आपका असाइनमेंट रिजेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद एक और रीजन है रॉन्ग स्टडी सेंटर नेम। अब यहाँ पर देखिए आपको स्टडी सेंटर का नेम और स्टडी सेंटर का कोड भी लिखना होता है, और ज्यादातर प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको जो है स्टडी सेंटर का पूरा नाम ही नहीं पता होता है, जिसकी वजह से आपका असाइनमेंट रिजेक्ट किया जा सकता है। तो इसको आप निकाल कैसे सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्टूडेंट मैनेजमेंट पोर्टल पर आप लॉगिन करेंगे और यहाँ पर देखिए रीजनल सेंटर का नाम लिखा हुआ रहता है और यहाँ पर स्टडी सेंटर का कोड भी लिखा हुआ रहता है, और यहाँ पर आपको मिल जाता है व्यू एड्रेस। तो जो कोड दिया गया इसको आप यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो आपके रीजनल सेंटर का नाम है वो आ जाएगा, और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टडी सेंटर का कोड यहाँ पर लिखा हुआ रहता है और स्टडी सेंटर का नाम यहाँ पर लिखा हुआ रहता है। तो नाम आप यहाँ से निकाल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आपका जो भी स्टडी सेंटर का कोड है वो आप डाल करके भी सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से जो आपका स्टडी सेंटर है यानी कि जो कॉलेज है उसका नाम आपको मिल जाएगा। तो आपको स्टडी सेंटर का नाम भी सही लिखना होता है, और ध्यान रखिए यहाँ पर जो फ्रंट पेज दिया हुआ रहता है यहाँ पर स्टडी सेंटर का नाम और ब्रैकेट में कोड भी लिखना होता है, और कोड वगैरह कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर आपको कोड मिल जाएगा। और एक बात और, आपका जो भी रीजनल सेंटर है आपके रीजनल सेंटर के अंतर्गत आपका जो भी स्टडी सेंटर आता है उसी पर आपको अपना असाइनमेंट सबमिट करना होता है। अगर आप कहीं और असाइनमेंट को सबमिट करते हैं तो ऐसे में आपका असाइनमेंट रिजेक्ट किया जा सकता है। अगला रीजन क्या है कि मान लीजिए कि अगर आप असाइनमेंट को ऑनलाइन सबमिट करते हैं तो ऑनलाइन जब आप असाइनमेंट को सबमिट करते हैं तो वहां पर आपको जो आपका असाइनमेंट का पीडीएफ होता है वो आपको 1 बाय 1 सबमिट करना होता है। लेकिन आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो क्या करते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास 4 सब्जेक्ट है और 4 सब्जेक्ट का जो असाइनमेंट है वो आप बना लेते हैं और सभी को जो है आप एक सिंगल पीडीएफ ही बना देते हैं, या फिर आपके पास 2 सब्जेक्ट है और 2 सब्जेक्ट का जो असाइनमेंट है वो आप सिंगल पीडीएफ में ही स्कैन कर देते हैं, यानी कि सिंगल पीडीएफ बना देते हैं। तो ऐसे में आपको ये चीजें नहीं करना होता है, इसकी वजह से भी आपका जो असाइनमेंट है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। तो आपको करना क्या है, आपके पास जितना भी सब्जेक्ट है सभी का आपको अलग अलग पीडीएफ फाइल बनाना होगा, और गाइडलाइंस में जैसे बताया गया है 1 बाय 1 सबमिट करने के लिए तो 1 बाय 1 सबमिट करना होगा, और सिंगल क्लिक में सबमिट करने के लिए बताया गया है तो सिंगल क्लिक में सबमिट करना होगा। अगर आपको सिंगल क्लिक में सबमिट करने के लिए बताया जाता है तो वहां पर आपको अलग अलग पीडीएफ फाइल भी अपलोड करने का ऑप्शन दिया जाता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अगला रीजन क्या है कि जब आप असाइनमेंट को सबमिट करते हैं तो वहां पर आपको यानी कि ऑनलाइन सबमिट करते हैं तो आपको
एक पीडीएफ फाइल का लिमिट दिया जाता है कि लिमिट में ही आपको पीडीएफ फाइल बनाना होगा। तो यहाँ पर होता क्या है कि मान लीजिए कि अगर आप ईमेल से असाइनमेंट को सबमिट करते हैं ईमेल के माध्यम से, और वहां पर आपको एक साइज बताया गया है कि 25 MB से कम होना चाहिए, 10 MB से कम होना चाहिए, तो पीडीएफ फाइल का साइज जो है जितना लिमिट बताया गया उससे कम ही होना चाहिए। अगर ज्यादा रहता है तो आपका असाइनमेंट रिजेक्ट किया जा सकता है। और अगर आप गूगल फॉर्म से सबमिट करेंगे तो वहां पर जो भी लिमिट बताया गया है अगर उससे ज्यादा का लिमिट रहता है तो पीडीएफ फाइल जो है अपलोड ही नहीं होगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। और देखिए, जो आपका असाइनमेंट रिजेक्ट किया जाता है तो अलग अलग रीजनल सेंटर की तरफ से डेटा भी जारी किया जाता है कि किसका असाइनमेंट रिजेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाना भी पसंद करूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अलग हैंड राइटिंग होने की वजह से असाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये वो स्टूडेंट है जिनका असाइनमेंट रिजेक्ट किया गया है। किसी का एनरोलमेंट नंबर गलत है, किसी का सब्जेक्ट कोड गलत है, किसी ने स्टडी सेंटर का कोड गलत लिखा है, किसी का प्रोग्राम कोड गलत है। तो जो भी गलती रहता है वो आपको बताया जाता है और जो आपका असाइनमेंट है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है अगर आप कोई भी गलती करते हैं। तो बाकी अलग अलग रीजनल सेंटर की तरफ से, सभी रीजनल सेंटर की तरफ से तो नहीं, लेकिन कुछ रीजनल सेंटर की तरफ से डेटा जारी किया जाता है जिसमें आपको बताया जाता है कि जो आपका असाइनमेंट है वो क्यों रिजेक्ट किया गया है। और इसके अलावा ऐसे जितने भी रीजनल